वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी का स्वागत है स्टडी हाई पर। तो मैं आपको पहली बात बताना चाहूँगा कि हिम जी के 2018 मैगजीन हमने आज लॉन्च कर दी है आप सभी के लिए। तो इस मैगजीन में सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा क्या क्या डिस्कस होगा। इसमें हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक्स हिमाचल प्रदेश के, और आपको किसी और मैगजीन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी या किसी भी कोई भी चीज़ सर्च करने की जरूरत नहीं होगी। आपको इस मैगजीन में सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात ही इसका पहला भाग है, तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि इस पहली भाग में मैं आप लोगों के लिए क्या क्या लेके आया हूँ। इस बार मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक्सपेक्टेड जीके क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं हिमाचल प्रदेश एग्जाम्स जो अभी आने वाले हैं 2018 में, उनके लिए इंपॉर्टेंट सवाल कौन से हैं। और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा भी था कि आप डिस्कस करिएगा, तो मैं उसमें कुछ लेके आया हूँ। इसमें अगर आप कुछ और ऐड करवाना चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में आके भी कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन जो हुए हैं उनके ऊपर 2017 में, और मिनिस्टर ऑफ कौन कौन बना है कैबिनेट का मिनिस्टर, उनके नाम, और इसमें मैं हम फोटोज भी लेके आए हैं उनकी, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। और स्पीकर के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन होगा, जो पार्लियामेंट मतलब जो लोकसभा राज्यसभा की स्पीकर की नियुक्ति कैसे होती है और विधानसभा की नियुक्ति कैसी होती है, पूरे इन्फॉर्मेशन क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो इसमें हम इस वीडियो में स्पेशली हम डिटेल में डिस्कशन होगा, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। और आगे इसमें इन्फॉर्म हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो एम्स खुल रहा है उसकी भी डिटेल में, कि उसके ऊपर अलग अलग क्या क्या सवाल बन सकता है, और कितनी तरह की मतलब उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमने करंट अफेयर्स में हम उतनी ही दे पाए थे, क्योंकि करंट अफेयर्स में कम होती है, इस वजह से और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आगे इसमें एक और जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है मैगजीन का, उसमें हम एक सेक्शन लेके आए हैं हिमाचल प्रदेश के। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की इंट्रोडक्शन होगी। उसके बाद आगे जो इसका भाग आएगा उसमें हम धीरे धीरे ऐड करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अलग अलग सेक्शन। तो आपको किसी और मैगजीन या किसी और चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि देखिए, वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेनिफिट हों। और हिमाचल प्रदेश के बच्चे जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं, किसी भी कारणवश नहीं ले सकते हैं, तो आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि इस वीडियो का लिंक अपनी फेसबुक, अपने ट्विटर, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, तभी मेरा वीडियो बनाने का मोटिव कंप्लीट होगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसका ये भाग वन है, पार्ट वन है, ये आता जाएगा। आपको कोई अपनी सजेशन है, कुछ भी ऐड करवाना चाहते हैं, मतलब किसके ऊपर आगे फर्दर मैं इंफॉर्मेशन लेके आऊँ, तो अपने जो भी आपके कमेंट्स हैं, व्यूज़ हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं मुझे। ठीक है, और ये स्पेशली वीडियो उनके लिए है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सारे हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम्स के लिए, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। और ये आपके लिए लेके आया है स्टडी हाई, और इस वीडियो बनाई है मैंने, मेरा नाम है अंकित नरयाल। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कमेंट यहाँ पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हैं, तभी उन्हें हमारी हर वीडियो टाइम पर मिलेगी। और हम आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी हाई करके सर्च करिएगा, आपको ये लोगो दिखाई देगा, उस पर आप अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और हमारा पेज भी है, उसको लाइक करिएगा ज़रूर, और हमें रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। और दोबारा रिपीट करूंगा, ये आपकी ड्यूटी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हेल्प करें उनकी जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है और जो तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई हिमाचल का बच्चा इस वजह से लैक करे या पीछे रह जाए कि उसको रिसोर्स अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो ये मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, तो आप लोगों की भी ड्यूटी यही है कि आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हिस्सा है इस मैगजीन में वो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर हिमाचल प्रदेश एग्जाम्स। तो कौन कौन से कैसे कैसे एग्जाम्स आ सकते हैं, इस सेक्शन को हम इस मैगजीन में दोहराते रहेंगे और इसमें हम अलग अलग तरह से सवाल लाते रहेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अगर चाहेंगे तो इसको हम 2 दिन के बाद नई मैगजीन का अगला पार्ट रिलीज करेंगे। तो इसमें अभी कुछ सवाल लेके आया हूँ, उन सवालों में अगर आप बढ़ोतरी चाहते हैं तो भी हमें बताइएगा, और आपको ये कैसे लग रहे हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, हु इज़ द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल। हिमाचल प्रदेश के पहले चेयरमैन कौन थे टेरिटोरियल काउंसिल के, हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल के? तो वो थे ठाकुर करम सिंह जी। तो याद रखिएगा इनका नाम। आगे है, इन विच ईयर विच मूवमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इट्स थीम सॉन्ग वंदे मातरम। भारत की आज़ादी के समय बहुत आंदोलन चले थे, उनमें से किस आंदोलन का थीम सॉन्ग था वंदे मातरम? ये था आपका स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, हु इज कॉल्ड एज
मदर ऑफ इंडियन रिवोल्ट। ठीक है, भारतीय क्रांति की माँ किसको कहा जाता है? हिंदी में अगर मैं अनुवाद करूं इसका, ये कहा जाता है भाकीजी रुस्तम कामा को। तो नाम याद रखना थोड़ा टफ है, तो याद रखिएगा भाकीजी रुस्तम कामा को। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन कौन सी है? ये है आपकी कैटोपैक्सी नाम से, इसकी ऊंचाई है 5897 मीटर। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे है विच टर्म इज यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अंडोमान एंड निकोबार। क्या नाम है एडमिनिस्ट्रेटर को, क्या कहा जाता है या किस दर्जा दिया गया है? ये है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर अंडोमान एंड निकोबार चलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हु प्रिसाइडेड द फर्स्ट राज्यसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आज़ाद भारत की सबसे पहले राज्यसभा के चेयरमैन कौन थे या किसने प्रिसाइड किया था? वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इनको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेडियम इज गिवन नेम ऑफ मेजर ध्यानचंद बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारतीय सरकार ने किस स्टेडियम का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा? ये है नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में। तो याद रखिएगा, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नेशनल स्टेडियम कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये है न्यू दिल्ली में। तो मैंने साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी रखी है, और एक कॉपी एक पेन लेकर जरूर बैठा कीजिए जब भी मैं ये डिस्कशन करता हूँ। तो आपको ये कुछ सवाल थे, इसमें अगर आपको नंबर इसका बढ़ाना है तो भी हमें बताइए, हम थोड़े और तकरीबन 20 या 30 क्वेश्चन हर मैगजीन जो हम लेके आएंगे उसमें बढ़ाएंगे। तो आपको ये कैसे लगा, और अगर कुछ इसमें एडिशन करवानी तो हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए बात करते हैं। अगला सेक्शन जो है वो है स्पीकर का, जो इसमें हम एक टॉपिक लेके आते हैं जिसके हम कंप्लीट डिस्कशन करते हैं, वो है आज स्पीकर। तो स्पीकर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एक अभी हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुए हैं, तो एक नई चीज़ निकल कर आई थी कि प्रोटम स्पीकर के बारे में। तो प्रोटम के स्पीकर के बारे में मैंने अपनी करंट अफेयर्स की जो वीडियो थी उसमें भी डिस्कस करने की बात की थी, लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से मैं इतना समझा नहीं पाया था आप लोगों को। तो उसको मैं लेके आया हूँ, इवन कि इसमें स्पीकर के बारे में भी जानकारी है। तो चलिए शुरू करते हैं उसमें भी। देखिए, सबसे पहली बात उठेगी प्रोटम स्पीकर। देखिए, जैसे ही अगर मैं बताऊं तो जो सबसे पहली मीटिंग होती है इलेक्शन के बाद, ठीक है, तो जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव किया जाता है, या पार्लियामेंट में देखा जाए या फिर किसी लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा राज्यसभा में विधानसभा में किया जाए, तो किसके अंडर होती है? जिस व्यक्ति के अंडर वो चलाया जाता है उसको कहा जाता है प्रोटम स्पीकर, और उसी के अंडर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को चुना जाता है। और ये एक टेम्पररी पोस्ट है, जैसे ही वो नियुक्त होते हैं तो स्पीकर ही फिर आगे मीटिंग को रन करते हैं। जो भी आपकी अभी हमारी जैसे 13th लेजिस्लेटिव असेंबली चल रही है, तो अभी जो हमारे स्पीकर हैं वो हैं राजीव बिंदल जी, और डेप्यूटी स्पीकर हैं हंसराज जी। तो याद रखिए, इनकी नियुक्ति किसके अंडर हुई? जिसके अंडर विधानसभा चली स्टार्टिंग में, और इनको नियुक्त करने के बाद फिर स्पीकर अपनी चेयर पर बैठे, तो उससे पहले जो चला रहे थे उनको कहा जाता है प्रोटम स्पीकर। ठीक है, तो आपको प्रोटम स्पीकर की बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो प्रोटम स्पीकर कुछ नहीं होता, यहाँ से आप समझ सकते हैं। आफ्टर जनरल इलेक्शन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, अ लिस्ट ऑफ सीनियर लोकसभा मेंबर प्रिपेयर्ड बाय लेजिस्लेटिव सेक्शन इज सबमिटेड टू मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर हु सिलेक्ट्स अ प्रोटम स्पीकर। जो एक प्रोटम स्पीकर का चुनाव करते हैं, और प्रोटम स्पीकर अपॉइंट, और जो अगर आप लोकसभा राज्यसभा की बात करें तो ये प्रेसिडेंट के अप्रूवल से ही हो पाता है, और यहाँ पर गवर्नर के अप्रूवल से होता है। जब विधानसभा लेवल पर हम आते हैं तो इसके अप्रूवल से होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और मेरे हिसाब से प्रोटम स्पीकर में कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और इवन की विधानसभा के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्पीकरों का? ठीक है, अगर हम दोनों तरफ बात करें, लोकसभा राज्यसभा में, पहली जो कंडीशन है कि व्यक्ति को भारत का एक नागरिक होना जरूरी है। दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं स्टार भी रखना चाहूंगा, कि वो है कि उसकी उम्र 25 साल या उससे कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। या 25 साल का हो या उससे ज़्यादा हो, लेकिन उससे कम नहीं चलेगी। तो याद रखिएगा 25 साल चाहिए। और तीसरा कि उसने कोई मतलब कोई वो ऑफिस होल्ड ना प्रॉफिट ना कमा रहा हो किसी और, जैसे कि कोई होता है सरकारी एम्प्लॉय है, तो अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसे अपनी वो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तभी वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो ये तो बात थी स्पीकर की। अभी मैं यहाँ पे एक और डिस्कशन करना चाहूंगा जल्दी से, कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए आपकी उम्र क्या होनी चाहिए। देखिए, लोकसभा के लिए होती है 25 साल या उससे ज़्यादा, राज्यसभा के लिए 30 साल या उससे ज़्यादा, प्रेसिडेंट के लिए 35 साल या उससे ज़्यादा। इसको याद रखना बहुत आसान है। देखिए, लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, तो सबसे नीचे आप इसको रख लीजिए। उसके ऊपर राज्यसभा होती है और सबसे ऊपर प्रेसिडेंट होता है।
ठीक है, तो याद रखना आसान है, 5-5 का डिफरेंस है, 25, 30 और 35। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाएंगे इस बार, क्योंकि अभी अभी इलेक्शन हुए हैं, तो ये चीज़ें वो मतलब 2-3 महीने में ज़रूर, उसके बाद जब जैसे एग्ज़ाम आएगा आपका, तो ये कहीं ना कहीं आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्पीकर के ऊपर ही। सबसे पहले लोकसभा के जो भारतीय लोकसभा जो थी हुई, उसके सबसे पहले स्पीकर कौन थे उनके बारे में। जो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनका नाम है जीवी मावलंकर जी, और इनको कहा जाता था दादा साहेब के नाम से ये मशहूर थे। ये इनकी इमेज है, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं। अब बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश विधानसभा, या जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा जाता है। देखिए, विधानसभा के सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले स्पीकर कौन थे? ये थे श्री जयवंत राम जी। इनका नाम याद रखिएगा, श्री जयवंत राम थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सबसे पहले स्पीकर। अब जो हमारे करंट स्पीकर बने हैं, ठीक है, ये 13वें आप कह सकते हैं इस विधानसभा के जो अभी प्रेजेंट स्पीकर हैं, ये हैं राजीव बिंदल जी। याद रखिएगा, अभी जो हैं वो हैं राजीव बिंदल जी। अब और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट इस पर कि अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा जो होती है, और जो लोकसभा जो होती हैं, उनमें किस संविधान के किस आर्टिकल के तहत उनको चुना जाता है, थोड़ा इस पर ध्यान डालूंगा, क्योंकि जिन लोगों का एचएस या अलाइड का एग्जाम आ रहा है, तो ऐसे सवाल पूछ लिए जाया करते हैं कि आर्टिकल किस अनुच्छेद के तहत या किस आर्टिकल के तहत वो कोई भी चीज़ के बारे में। तो मैं स्पीकर के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। देखिए, आर्टिकल 178 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो स्पीकर को पावर एम्पावर करता है चलाने के लिए आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में। जो इतने भी आपकी विधानसभा में स्पीकर जो रन करता है लेजिस्लेटिव विधानसभा को, जो भी चल भी रही हैं, वो उसको कौन पावर देता है? संविधान का अनुच्छेद 178 या आर्टिकल 178 पावर देता है। और अब हम अगर बात करें लोकसभा के स्पीकर की, तो लोकसभा के स्पीकर को ये कौन सा आर्टिकल पावर देता है चलाने की? ये है आर्टिकल 93। और लोकसभा की कौन है स्पीकर? ये है सुमित्रा महाजन जी। ठीक है, तो आपने देखा होगा, अगर आपने कभी राज्यसभा, जो दूरदर्शन राज्यसभा चैनल चलता है, तो वहाँ पर, या लोकसभा चैनल चलता है, वहाँ पर जो चेयर पर लेडी बैठी हैं वो है सुमित्रा महाजन जी, बाकी नीचे बैठते हैं। तो सुमित्रा महाजन जी रन करती हैं, सुमित्रा महाजन जी सबको मौका देती हैं बोलने का। तो ये पावर जो है, ये कौन सा आर्टिकल देता है? ये है 93। और 178 जो विधानसभा में आपने देखेंगे, अब आगे राजीव बिंदल जी थे, और जो एक्स हमारे बुटेल जी थे, जो जो पीछे थे, और प्रेजेंटली हैं अभी राजीव बनियाल जी, वो चलाएंगे। तो आर्टिकल 178 उन्हें पावर देगा। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। आपको ये कैसी लग रही है तो हमें ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर कोई और सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। अगला सेक्शन जो है हमारी वीडियो का, वो है वह कि हिमाचल प्रदेश में अभी अभी एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई, जिसमें था कि एम्स हिमाचल प्रदेश में खुल रहा है। तो उस पर इंफॉर्मेशन है। वैसे अपनी मैंने करंट अफेयर्स में भी कवर किया था, लेकिन उसका काफ़ी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी रह गई थी, जो मैं इसको यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, एम्स हिमाचल प्रदेश में खुला है और खुलने वाला है, और ये कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा आपका बिलासपुर में। ठीक है, ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़। कुल 1,351 करोड़ रुपए, मतलब 1351 करोड़ रुपीस सेंक्शन किए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। और किस योजना के तहत बनेगा? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत ये बनेगा एम्स हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में। और हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर का नाम क्या है? मैंने कहा यूनियन, ठीक है, यूनियन का मतलब होता है इंडिया का। हेल्थ मिनिस्टर हैं श्री JP नड्डा जी, जो हिमाचल प्रदेश से ही हैं। ठीक है, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर अलग हैं, स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर अलग हैं। अभी ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। हमारे जो नेशनल हेल्थ मिनिस्टर हैं वो हैं श्री JP नड्डा जी। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत एम्स बनेगा। तो ये भी सवाल बन सकता है, इसलिए मैंने इसे ग्रीन से लिखा, और जो रेड से लिखा है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिलासपुर में बनेगा। इसके ऊपर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि कितने बेड होंगे हिमाचल प्रदेश में जो एम्स बनेगा, वहाँ पर कितने बेड्स की सुविधा मिलेगी? ये होंगे कुल 750 बेड्स। ठीक है, और 100 सीटें होंगी मेडिकल कॉलेज के लिए, और नर्सिंग कॉलेज के लिए इसमें 60 सीट्स मतलब अमेंड की जाएंगी, दी जाएंगी इसको अलग से।
और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एम्स में जो खुलेगा उसमें एक आयुष डिपार्टमेंट भी होगा ट्रीटमेंट के लिए। और ये आयुष क्या करता है, ये ट्रेडिशनल तरीकों से उपचार करेगा लोगों का। एक इसमें अलग से आपको एक सेक्शन मिलेगा एम्स में जो आयुष डिपार्टमेंट के थ्रू रन होगा। अब ये आयुष क्या है, देखिए आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, यू से यूनानी, और एस से है सिद्धा, और एच से आएगा आपका होम्योपैथी। तो ये जितने भी आपके ट्रेडिशनल उपचार हैं, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, इनके थ्रू जो भी ट्रीटमेंट होगा, मतलब करना चाहेंगे, तो एक सेक्शन आपको एम्स में ये भी मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और इसका काम कितने समय में कंप्लीट होगा, एम्स का काम होगा 30 महीने में। तो इससे एक्स्ट्रा और आपके ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी एम्स की, क्योंकि ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी और इसमें मैंने हर एस्पेक्ट कवर किया है। तो कोई भी सवाल अब आएगा तो आप उसको कर सकते हैं। सो आपको इसको बार बार अगर आप दोहराएंगे तो आपका एक मतलब यहाँ से तो जो भी सवाल पूछेंगे उसको आप आंसर कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। अभी अभी इलेक्शन हुए थे 2017 में, तो अगला सेक्शन थोड़ा इलेक्शन पे हम लेके आए हैं। तो कितनी सीट्स थी, किसको कितनी सीट्स मिली हैं, इसके बारे में भी जानकारी होनी ही चाहिए आपको। तो चलिए देखिए, हिमाचल प्रदेश में अभी भी इलेक्शन हुए 2017 में। तो अभी अभी पार्टी वाइज हम इसमें लेके आए हैं कि किसने कितनी सीट जीती हैं। टोटल आपको पता होना चाहिए 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन हुए और 68 कॉन्स्टिट्यूंसी का ये रिजल्ट है। 44 सीट्स जीती बीजेपी ने, 21 मिली इंडियन नेशनल कांग्रेस को। इस बार कम्युनिस्ट पार्टी ने भी जीती, मार्क्सिस्ट ने एक सीट जीती है, और इंडिपेंडेंट निर्दलीय जिन्हें कहा जाता है उन्होंने 2 सीटें जीती हैं। तो कुल 68 सीट है। और जो सरकार बनी है वो 44 मैक्सिमम जो आपकी थी बीजेपी की बनी है। और चीफ मिनिस्टर बने हैं श्री जयराम ठाकुर जी, इनका नाम याद रखिएगा। ओके, तो काफ़ी बड़ी एक बने हैं, और ये याद रखिएगा 13वें हैं, 13th सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्शन में इनके कैबिनेट के कौन कौन से मंत्री हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन है विद इमेज। तो आप देख सकते हैं, देखिए श्री जयराम ठाकुर जी की इमेज यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है चीफ मिनिस्टर। उसके बाद हम बात करेंगे इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर, ये है श्री महेंद्र सिंह। आगे बढ़ते हैं, फूड सप्लाईज एंड सिविल कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर हैं श्री किशन कपूर जी। एजुकेशन मिनिस्टर याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, श्री सुरेश भारद्वाज जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पावर मिनिस्टर जो हैं वो आपके हैं श्री अनिल शर्मा जी। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं श्रीमती सरवीन चौधरी जी। एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं श्री राम लाल मारकंडा जी। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ये हैं आपके श्री विपिन परमार। तो जो आपके हेल्थ मिनिस्टर हैं स्टेट के, विपिन परमार हैं। और मैं यहाँ पे दोबारा से बताना चाहूँगा, जो आपके यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं वो श्री जेपी नड्डा जी हैं। ठीक है, तो विपिन परमार और जेपी नड्डा में कंफ्यूज मत होइएगा। और वैसे दोनों ही हिमाचल प्रदेश के हैं, लेकिन अलग अलग पोस्ट पे है। आगे बात करते हैं, श्री वीरेंद्र कंवर जी। देखिए मैं दोबारा से अपने जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें ये बताना चाहूँगा, देखिए इनका नाम कंवर ही है, कंवर ही है, कुमार नहीं है। किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया था कि इनका नाम कुमार है। देखिए कुमार नहीं है, कंवर ही है। और दोबारा से जिसको भी डाउट था उसका मैं करेक्ट करना चाहूँगा विद इमेज एंड विद नाम। ठीक है, कंवर ही है इनका नाम, और ये है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर। आगे बढ़ते हैं, श्री विक्रम सिंह ये हैं इंडस्ट्री मिनिस्टर। और आखिरी में है ये श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी, फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं। और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैं श्री राजीव सैजल जी। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके नाम याद रखिएगा, इमेज याद रखिएगा, ये आपको इंटरव्यूज़ में भी काम आएंगे और एग्ज़ाम में भी कहीं ना कहीं किसी का नाम भी पूछा जा सकता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो अब हम बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश के ऊपर इन्फॉर्मेशन शुरू की जा रही है, और उसमें हम आज इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। अगली में हम शुरू करेंगे हिस्ट्री एज वेल एज ज्योग्राफी, और हर सेक्शन को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को हेल्पफुल हो सके। तो देखिए, सबसे पहली बात हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है स्नो लेडन प्रोविंस भी कहा जाता है, और ये नॉर्थ इंडिया एक स्टेट है। और वेस्टर्न हिमालय, और ये बनी कैसे थी, देखिए इसको बनाया गया था, कुछ हिस्सा ईस्ट पंजाब से लिया गया था। जो इस पंजाब कौन था उस समय, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब, ये जो हिस्से थे इनसे निकाला गया और बनाया गया हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटली हिमाचल प्रदेश को कितने स्टेट कवर करते हैं, ये भी सवाल कभी कभार पूछा जाता है। ठीक है, और काफ़ी डाउट रहता है, तो उसके ऊपर काफ़ी अच्छा बढ़िया मैं लेके आया हूँ। देखिए ये बॉर्डर टच करता है JNK के साथ,
पंजाब के साथ, ठीक है, और हरियाणा JNK के साथ नॉर्थ में, पंजाब एंड चंडीगढ़ के साथ वेस्ट में, हरियाणा के साथ साउथ वेस्ट में, उत्तराखंड के साथ साउथ ईस्ट में, तिब्बत रीजन भी ईस्ट में टच होता है जो चाइना का हिस्सा बना है अभी, और उत्तर प्रदेश। अगर हम स्टेट की बात करें तो कुल 1 2 3 4 और 5। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश कितनी स्टेटों के साथ टच होता है, तो वो है कुल 5 स्टेटों के साथ। उनका नाम भी मैंने दिया है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। चंडीगढ़ तो पंजाब की राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी है, इस पर भी आप ध्यान रखिएगा। तो सवाल अगर पूछा जाए कितने हैं तो कुल 5 हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो नाम दिया गया था वो हिमाचल किसने दिया, और किसने दिया ये नाम? ये दिया गया है आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा जी के द्वारा, ठीक है, जिन्होंने हिम का मतलब स्नो होता है और आंचल का मतलब लैंड और अबॉर्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा जी ने हिमाचल प्रदेश का नाम दिया था, जिसको हम आज हिमाचल कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, शिमला इसकी एक राजधानी है और इसकी एक अब दूसरी राजधानी बन चुकी है जो है धर्मशाला। याद रखिएगा 2 राजधानियां हैं हिमाचल प्रदेश की भी, शिमला और धर्मशाला। और शिमला के बारे में सबसे ज़्यादा जो अर्बन पॉपुलेशन है, मतलब शहरी जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है आपकी स्टेट की शिमला में रहती, वो है 25%। तो ये शिमला में सबसे ज़्यादा कहूँगा अर्बन लोग रहते हैं, अर्बन पॉपुलेशन रहती है, तो ये सवाल भी बन सकता है। आगे है अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। अगर मैं बात करूँ कुल आबादी जितनी भी है हिमाचल प्रदेश की, उसकी 90% आबादी अभी भी रूरल है, गांव में रहती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात 100% टॉयलेट एंड हाइजीन अभी तक इस स्टेट ने अचीव कर ली है। तो ये भी पूछा जा सकता है कितनी परसेंटेज है हाइजीन की हिमाचल प्रदेश में, टोटल 100%। और याद रखिए 90% आबादी रहती है आपकी रूरल एरिया में और 10% रहती है अर्बन एरिया में। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है जो आपने जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैज अ बाय कैमरल लेजिस्लेचर? कितनी स्टेटों का बाय कैमरल लेजिस्लेचर? अब ये मैं टर्म भी क्लियर करना चाहूंगा, बाय कैमरल। देखिए अगर इसको समझना हो तो देखिए भारत का अगर हम पार्लियामेंट को देखें तो एक हिस्सा आपका प्रेसिडेंट का आता है, एक हिस्सा आपका लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलके बनाते हैं आपका पार्लियामेंट। अब देखिए लोकसभा है, राज्यसभा है, उसी तरह स्टेट लेवल पर कुछ जगह देखा गया है कि एक चीज होती है विधानसभा और एक चीज होती है विधान परिषद। मैक्सिमम स्टेट में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा ही होती है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसी हैं जिनमें विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी। अगर इसे थोड़ी टर्म दी जाए तो लेजिस्लेटिव असेंबली भी है एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। मतलब ये कहा जा सकती है स्टेट लेवल की लोकसभा और स्टेट लेवल की राज्यसभा। तो विधानसभा विधान परिषद ये दोनों कितनी स्टेटों में है, मतलब इसको कहा जाता है बाय कैमरल लेजिस्लेचर। तो ये कितनी स्टेटों में है, इसका जवाब आपको देना है। और ये अगला पार्ट जो आएगा उसमें मैं इसका आंसर डिस्कस करूंगा। तो मैं चाहूंगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें आंसर को। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ये आपकी ड्यूटी बनती है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपको कैसी लगी और हमें बताइएगा। आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर ऊपर दिया हुआ है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।